नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज हिंदी। हिंदी के बारे में जानने से पहले हिंदी भाषा के बारे में जानना होगा। हिंदी भाषा को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये दो प्रकार के सवाल बनते हैं हिंदी के अंदर। एक तो होता है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, और एक होता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आपसे सवाल किस प्रकार पूछा जाएगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपका जवाब होगा हिंद शब्द से। कौन से शब्द से? हिंद शब्द से। हिंद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंध शब्द से, सिंध शब्द से। और सिंध की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में किसी समय में एक नदी का प्रवाह क्षेत्र था। उस नदी का नाम था सिंधु। जहाँ से वो नदी बहती थी उस पूरे क्षेत्र को सिंध क्षेत्र कहा जाता था, और यहाँ के निवासियों को सिंध निवासी कहा जाता था। जब यहाँ हमारे भारतवर्ष में पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, फारसी लोग आए, ये से को है उच्चारित करते थे। क्या बोलते थे? से को है बोलते थे। सिंध से बन गया हिंद, और हिंद से हमारी एक शब्द का निर्माण हुआ, वो है हिंदी। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी जो शब्द है ये एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ है? इसका जन्म हुआ है संस्कृत भाषा से। कहाँ से माना जाता है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति को माना जाता है संस्कृत भाषा से। हमारे भारत देश में संस्कृत भाषा बोली जाती थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ईसा, ये दो शब्द होते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बातें हैं वो ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें ईसवी में लिखी जाती हैं। तो संस्कृत कब से कब तक बोली जाती थी? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में, संस्कृत के बाद में, इसका बिगड़ा हुआ रूप एक हमारे यहाँ बना। उस भाषा को नाम दिया गया पाली भाषा। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पाली भाषा। और ये कब से कब तक बोली जाती थी? ये बोली जाती थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसके बाद में एक और भाषा बनी, पाली के बाद में भाषा बनी, उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो बोली जाती थी वो बोली जाती थी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा के बाद में एक भाषा और बनी जिसका नाम था अपभ्रंश। ये भाषा बोली जाती थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा के बाद में हमारी भाषा बनी जो आज प्रचलन में है, वो भाषा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा कब से कब तक? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। तो दोस्तों, ये थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। एक बार दोबारा से देखेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा कब से कब तक बोली जाती थी? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में भाषा बनी पाली। पाली भाषा कब तक बोली जाती थी? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद एक भाषा बनी प्राकृत। प्राकृत बोली जाती थी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
फिर उसके बाद में एक भाषा का निर्माण हुआ, अपभ्रंश भाषा जो बोली जाती थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और उसके बाद में हमारी एक भाषा बनी हिंदी, वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक प्रचलन में है। ये थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है। हिंदी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़नी क्यों चाहिए हिंदी? हिंदी को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा। राजकीय भाषा का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो राजकाज की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा है। इसीलिए हमें हिंदी पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, अब हम लोगों के एग्जाम में आती है तो उसके लिए भी हमें हिंदी पढ़नी चाहिए। हिंदी को पढ़ने से पहले हम हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे वर्ण। हम वर्ण से पहले एक बात जानेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं भाषा भाषा, ये भाषा होती क्या है? भाषा क्या है? क्या बीमारी है ये भाषा? बार बार मैं कह रहा हूं भाषा है, संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है। ये भाषा क्या होती है? किसी भी बात को ध्वन्यात्मक ढंग से मतलब जिससे हमारी मुंह से ध्वनि निकलती हो, ध्वन्यात्मक ढंग से किसी भी बात को कहना क्या कहलाती है? हमारे विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के बाद में एक शब्द आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा का लिखित रूप जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम व्याकरण की, क्योंकि हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने व समझने के लिए, लिखने, बोलने, पढ़ने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होते हैं, क्या है वर्ण, क्या नहीं है वर्ण, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं वर्णों की संख्या के बारे में, वर्ण होते क्या हैं। हम बचपन में पढ़ते आए हैं ए अनार आ आम, वो सभी क्या है? वर्ण है। देखो, मैं वर्णों के बारे में बात बताऊं तो वर्ण किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं वर्ण? सबसे पहले वर्ण को जानने से पहले हमें जानना होगा अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर के बाद में हम जानेंगे वर्ण। अक्षर कहते हैं किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। मैंने क्या लिखा, नीचे हलंत लगा दिया, इसको बोलते हैं क्या? हलंत। हलंत जिस भी वर्ण के नीचे लग जाता है, इसका मतलब क्या है? इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। क्या नहीं मिला हुआ है? इसमें स्वर नहीं मिला हुआ। इसका मतलब ये क्या है? ये अक्षर है, ना कि वर्ण है। अब यही आप समझ गए होंगे, जब अगर इसमें हम स्वर मिला देंगे, मान लो के अंदर मैंने स्वर मिलाया ए, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? कै पूरा बनेगा। पूरा कै ही क्या कहलाएगा? वर्ण। अर्थात किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते अक्षर कहलाती है, और स्वर युक्त भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वर्ण के बारे में जानेंगे हम। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होते हैं अपने स्वर और एक होते हैं अपने व्यंजन। सबसे पहली बात, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, दोनों को मिलाया कुल वर्णों की संख्या आ गई। सवाल आपसे पूछा जाता है वर्णों की कुल संख्या क्या होगी? आपको जवाब देना है 44।
अयोग्य वह स्वर मिला करके। अभी सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। आप ये नए नए शब्दों को देख रहे हो, अयोग्य वह है, संयुक्त है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपको ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अयोग्य वह स्वर किसे कहते हैं? अयोग्य वह स्वर ये दो होते हैं, अंग और अह। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अयोग्य वह स्वर मिला के वर्णों की संख्या, तो दो और इनमें मिल जाएंगे, कुल संख्या हो जाएगी कितनी? 46। अगर वो पूछ ले ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की संख्या होती है 52। वर्णों की कुल संख्या 44, अयोग्य वह स्वर मिला के वर्णों की संख्या 46 और ध्वनियों की संख्या 52। हम बात कर रहे हैं वर्णों की। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण की अभी मैंने परिभाषा बताई थी। स्वर युक्त भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं हो। मैं किसी भी वर्ण को बोल रहा हूं, मान के चलो मैंने बोला कै। क्या बोला मैंने? कै। कै में उच्चारित ध्वनि कौन सी आ रही है? एक तो कै की आ रही है, दूसरा इसमें स्वर मिला हुआ है। कौन सा? ए मिला हुआ है कि नहीं? आप बोल के देख लो। कै बोलोगे तो ए की ध्वनि आपको सुनाई देगी। यानी कि इस वर्ण को बोलने के लिए तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? स्वर की। परंतु यदि हम स्वर वर्णों को ही बोले तो और किसी अन्य वर्ण को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। अर्थात जिस भी वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ए को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता तो है नहीं। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे कौन से हैं स्वर? 11 प्रकार के स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अच्छा, इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। दूसरी बात, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को भी दो ही भागों में बांटा गया है। एक भाग जिसको बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसी को बोलते हैं एकमात्रिक। और इसी का एक नाम और होता है लघु स्वर। नाम दोस्तों आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर। क्योंकि उस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से मूल स्वर कौन से हैं? निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं? निम्न में से लघु स्वर कौन से? किसी भी प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए आपको नाम सारे ही याद करने पड़ेंगे। स्वरों का एक भेद और है जिसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक। स्वर किसे कहते हैं? स्वर संख्या में 11 होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर। दूसरे को बोला जाता है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। मूल स्वर संख्या में 4 होते हैं, दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको बोला जाता है मूल स्वर। दीर्घ स्वर बाकी बचे कुछ सारे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ
और औ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वर्ण संख्या में कितने होते हैं, 44। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर युक्त भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े, वो वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये होते हैं ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इन स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम दिया गया है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ये संख्या में 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ। इसके अलावा स्वर का एक भेद और होता है, स्वर का ही एक भेद और होता है जिसको बोला जाता है प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं इसको, प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत में इसको स्वर माना जाता है, हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। प्लुत स्वर होते कौन से, एक आपने देखा होगा एस जैसी आकृति का होता है, इस तरीके की आकृति का होता है, और एक होता है इस प्रकार का, जैसे अपन ओम नहीं करते हैं, ओम इसी प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। अच्छा, इस ओम को अपन संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका उच्चारण ऊ होता है। जैसे आपने देखा होगा इनका उपयोग होता है संगीत में या मंत्रोच्चारण में। संगीत में, जैसे संगीत आप पढ़ते हो तो उसमें आपने ऐसे देखा होगा कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और मंत्रोच्चारण में ओम जो होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको ऊ का उच्चारण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वरों का एक भेद और होता है संस्कृत में जिसको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर, जो ये होते हैं दोनों, और इन दोनों का उपयोग कहाँ होता है, संगीत में या मंत्रोच्चारण में। इसके बाद स्वरों के ही और भेद भी होते हैं, और वो स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं अभी। एक होता है जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा किसको कहा जाता है दोस्तों, जिह्वा कहते हैं जीभ को। जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। दोस्तों जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर होते हैं अपने ई, बड़ा ई, ए और आई। अग्र स्वर मतलब जिह्वा के आगे के भाग से ये बोले जाते हैं। ये स्वर आप बोल के देखिए, ई, ए, आई, जीभ के आगे के भाग के अनुसार ये बोले जाते हैं, इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा गया है, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य से जिनकी आवाज आती है, जीभ के मध्य से आप बोल के देखो, ए या आ, इनको कहा जाता है मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, ऊ, ओ और औ। ये जीभ के पिछले भाग के अनुसार होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर ए, आ, पश्च स्वर ऊ, ओ और औ। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे जिह्वा के उठने के आधार पर।
जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों के भेद, जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं भाई? ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। पहला होता है अर्ध संवृत। कौन सा होता है? अर्ध संवृत। एक होता है संवृत, एक होता है विवृत और एक होता है अर्धविवृत। जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, अर्धसंवृत, संवृत, विवृत और अर्धविवृत। अर्धसंवृत कौन कौन से होते हैं? अर्धसंवृत होते हैं ए और ओ। ये स्वर कैसे होते हैं? अर्धसंवृत। इसके बाद बात करते हैं हम संवृत की। संवृत कौन कौन से होते हैं? ई, ऊ और ऊ। विवृत कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विवृत होता है सिर्फ एक स्वर, और वो स्वर है कौन सा? आ। इसके अलावा जो भी स्वर बचे हैं वो कौन से आते हैं? अर्धविवृत में, जैसे ए, इसके बाद में आई और औ। ये स्वर कौन से होते हैं? अर्धविवृत होते हैं। ये तो थे अपने जिह्वा के भाग के आधार पर। दूसरा था अपना जिह्वा के उठने के आधार पर स्वरों के भेद 4 प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आता है होठ की आकृति के आधार पर। होठ की आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जिन स्वरों को बोलने पर होठ की आकृति ओ के समान हो जाए वो तो कहलाते हैं वृत्ताकार, और जिनको बोलने के बाद में होठ की आकृति वृत्त के समान नहीं हो या ओ के समान नहीं हो उनको कहते हैं अवृत्ताकार। वृत्ताकार कौन कौन से होंगे? आप बोल के देखेंगे, ऊ, ओ और औ। इनको आप बोलोगे तो होठों की आकृति कैसी होगी? ओ के समान होगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? अवृत्ताकार। तो दोस्तों ये तो थे हमारे स्वर। इसी के साथ स्वर हमारे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे